Hello friends, welcome back. So today we are going to cover the second topic, that is financial statement analysis। और इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को भी कवर करेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में यूज़ होती है, राइट। तो सबसे पहले होता है जर्नल, और ये इसको बोलते हैं हिंदी में रोज़नामचा, राइट। अगर हम किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं या किसी फर्म या कंपनी के पास जाते हैं तो हम अगर जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी एक बुक में एंट्री होती है और उसको बोलते हैं जर्नल, राइट। और ये एक प्राइमरी एंट्री होती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जनरल स्टोर पे गए और हमने कुछ चीज़ उधार ली या फिर हमने कैश ली, तो उसमें क्या होता है कि किसी बुक में अगर वो एंट्री करेंगे प्राइमरीली तो वो एंट्री जो होगी वो उसको बोलते हैं जर्नल, यानी जनरल में एंट्री होगी, राइट। उसके बाद में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है वो सब फर्स्ट वेरी फर्स्ट इसी बुक में एंट्री होती है, राइट। जो भी एंट्री होती है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, और इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग होती है यानी कि प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, राइट। इसका ये फ़ायदा होता है कि जिसमें कमिटिंग ऑफ एरर है ना वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि एरर होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जैसे डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम होते हैं उन्हीं के अंदर एंट्री की जाती है, और ये दैट मस्ट बी इक्वल, राइट। डेबिट और क्रेडिट दोनों हैं वो इनका जो सम टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, राइट। एक इसका जो जनरल प्रिंसिपल है, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट जर्नल। सो द नेक्स्ट इज द लेजर। लेजर क्या है कि सेकंड बुक है, सेकंड बुक ऑफ एंट्री ऐसे कि अगर जर्नल में हमने एंट्री कर रखी है ऑलरेडी तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लेजर में, राइट। और लेजर में क्या होता है कि सारे के सारे अकाउंट्स क्लासिफाइड होते हैं और समराइज्ड वे में होते हैं, राइट। इसमें जर्नल से हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लेजर होता है ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन रखता है जो कि हम किसी भी फिनंशियल स्टेटमेंट को अगर निकालेंगे या उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें उपयोग में आएगा, राइट। कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, इक्विटीज़ हैं, कैपिटल हैं, वो सब की सब जो इन्फॉर्मेशन है वो लेजर में अवेलेबल होगी, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होती है जिसको कि चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, यानी कि इसमें सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे एक क्लासिफाइड वे में। कि जैसे हम जनरली फॉर एग्जांपल हम किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं और हमने अपने अकाउंट से मान लो क्रेडिट पे हमने कुछ कुछ सामान लिया, राइट। कुछ सामान लिया तो वो हमारे अकाउंट में पहले जनरल में एंट्री करेगा, जर्नल में एंट्री करने के बाद में वो हमारे अकाउंट में लेजर में ट्रांसफ़र करेगा उसको, राइट। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल और क्लासिफाइड अकाउंट्स होते हैं, राइट। जो लेजर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव अकाउंट्स को, यानी कि जितने भी एक्टिव अकाउंट्स हैं ना उनको रिप्रेजेंट करेगा। जो अकाउंट क्लोज हो गए हैं या इनएक्टिव है उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, राइट। तो लेजर के बाद आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है, एक्चुअल में लेजर के अंदर ही कुछ सेगमेंट्स होते हैं, राइट। और उन सेगमेंट्स में क्रेडिट और डेबिट की जो एंट्रीज होती है वो अगर हम जैसे अगर हम इनको पोस्ट करें, राइट, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, और गिवन पीरियड में या पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, स्पेशली एक अकाउंट के लिए अगर हमें क्या करना है, पोस्ट करना है इसको, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर पोस्टिंग पे हम एंटर करेंगे उसको, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को, राइट। तो जो ओरिजिनल एंट्रीज है वो कंसर्न्ड अकाउंट में, कंसर्न अकाउंट जो कि लेजर में होगा ना, ठीक है, उसके अंदर एंटर की जाएगी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक बार और देखते हैं पोस्टिंग जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है ना, ठीक है,
जैसे सबसे पहले जर्नल में एज ए होल हो गई, उसके बाद में एक स्पेशलाइज्ड मैनर में लेज़र में आ गई, लेज़र के बाद में पर्टिकुलर अकाउंट्स में अगर उन्हें उन्हें रिकॉर्ड करना है तो वो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर अकाउंट्स में पोस्टिंग के प्रोसेस से रिकॉर्ड की जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ अकाउंट। देखिए बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है कि जैसे मान लो डेबिट ट्रांजैक्शन हो गई या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। अगर मान लो डेबिट ट्रांजैक्शन ज़्यादा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, ठीक है, तो ये एक तरीके से मतलब नेट डेबिट अगर ज़्यादा है नेट क्रेडिट से तो क्या होगा, मतलब एक तरीके से ये डेबिट प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये जो डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, वो एक बैलेंस ऑफ अकाउंट होगा। इसी तरीके से अगर मान लो डेबिट कम है क्रेडिट से तो ये क्रेडिट बैलेंस है वो डोमिनेट करेगा, राइट। और अगर किसी कंडीशन में डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, राइट, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नील बैलेंस जो है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, राइट। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो ये सब एक तरीके से जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब क्या है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि डे टू डे बेसिस पे अकाउंटिंग में काम में आती है, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फिनंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। देखिए हमने कल पढ़ा था कि फिनंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फिनंशियल स्टेटमेंट्स हमने एक जनरलाइज्ड टर्म में क्या किया था, पढ़ा था कि एक टी लेटर जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का उसके हिसाब से होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डेबिट की एंट्रीज होती है और यहाँ पे क्रेडिट की एंट्री होती है, यानी कि लेफ़्ट साइड में क्या होगा, डेबिट की एंट्री और क्रेडिट की एंट्री होगी राइट साइड में, राइट। तो ये एक तरीके का फिनंशियल स्टेटमेंट होता है और ये फिनंशियल स्टेटमेंट्स हम किस में निकालते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में, राइट। तो अब ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, देखो ये क्या इन्वॉल्व करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फिनंशियल सिचुएशन है ना, करंट फिनंशियल सिचुएशन, उसको शो करता है इन टर्म्स ऑफ फिनंशियल रिपोर्ट। कि अगर फिनंशियल रिपोर्ट दिखेगी हमें तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि इसकी करंट फिनंशियल सिचुएशन क्या है, ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है, राइट। सो दैट कोई भी स्टेक होल्डर उसके अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे, राइट। या फिर कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई डिसीजन है मान लो मैनेजमेंट का, उसके बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट पे कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलती है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं उनकी स्टडी होती है। जैसे मान लो एक फैक्ट, मैं ये मानूं कि फैक्ट 1 है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो पहले से 14% बढ़ गया है मान लो, ठीक है। ये तो एक फैक्ट हो गया। तो ये एक क्या करता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करता है, राइट। अगर इसी तरीके का कोई फैक्ट हो, फैक्ट नंबर 2 मान लो, ठीक है, फिगर्स में जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, कंपनी के जो प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, राइट। इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। तो एक तरीके से ये सब चीज़ें हैं, वो फिनंशियल स्टेटमेंट है, वो शो करेगा हमें कि कंपनी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है, राइट। तो एक तरीके से हम कंक्लूसिव वे में ये बोल सकते हैं कि जो कंपनी की फिनंशियल हेल्थ है वो शो करता है क्या, फिनंशियल स्टेटमेंट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। तो फिनंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो जो इनकम स्टेटमेंट्स है, इनकम स्टेटमेंट देखो, इनकम कैसे होगी, इनकम इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू हो सकती है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करेगा तो वो इनकम होगी। एक्सपेंसेस देखो, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा उनकी वैल्यू सेम रहेगी, उनकी वैल्यू धीरे धीरे घटती रहेगी, तो एक तरीके से वो भी एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा मान लो एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा, ठीक है, वो भी एक तरीके का एक्सपेंस होगा, तो ये भी किस में आएगा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। तीसरा प्रॉफिट, कितना गेन कंपनी कर रही है, ठीक है, वो एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट में आएगा, राइट। उसके बाद में जो बैलेंस शीट है, सेकंड नंबर का जो फिनंशियल स्टेटमेंट है वो होता है बैलेंस शीट। हमने देखा था
कि जैसे मान लो डेबिट की एंट्री क्रेडिट की एंट्री है, राइट। अगर मान लो डेबिट की एंट्रीज है वो प्रिवेल कर रही है क्रेडिट की एंट्री से, तो एक तरीके से जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, राइट। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस अगर मान लो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, दैट मीन्स कंपनी लॉस में जा रही है, राइट। और कंपनी लॉसेज में जा रही है, इसका मतलब उसकी बैलेंस शीट ये शो करेगी कि भाई कंपनी लॉस में है, राइट। तो यूजर्स जो होंगे उनको पता चल जाएगा बैलेंस शीट से, राइट। तो ये 3 टाइप की होती है बैलेंस शीट। एक तो एसेट के फॉर्म में होती है जो करंट और नॉन करंट होती है, राइट। तो देखो, एसेट करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, राइट। नॉन करंट का मतलब एक लॉन्ग टर्म वाले एसेट हो गए मान लो, राइट। उसके बाद में लाइबिलिटीज़ मान लो एक लॉन्ग टर्म डेब्ट है तो वो नॉन करंट हो गया, और एक शॉर्ट टर्म डेब्ट है तो वो हो गया करंट। ठीक है, तो करंट हो गया शॉर्ट टर्म डेब्ट। मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, राइट। उसके बाद में इक्विटी है। इक्विटी करंट की भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है, राइट। यानी कि नॉन करंट की वो चीज़ें होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, राइट। इसके बाद में तीसरा प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें जो कंपनी का ऑपरेशंस है, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है, तीसरा फिनांसिंग है, राइट। ये तीनों स्टेटमेंट इनकर होंगे, राइट। जो ऑपरेशंस है, कंपनी कैसे काम कर रही है, किस तरीके से, मतलब उनके जैसे मान लो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी किस प्रोडक्ट को कितना टाइम दे रही है, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस कर रही है, राइट। इसके लिए रॉ मटेरियल है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये सारी ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इनके बारे में शो होगा। इनका जो कैश फ्लो होगा, ओनली कैश फ्लो, वो इनमें शो होगा, राइट। इन्वेस्टमेंट, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे, मान लो एज ए फर्म क्या होगा, कंपनी भी तो करेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट करेगी, और वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो होगा, राइट। तीसरा है फिनांसिंग। देखो, फिनांसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी है उसको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, अदरवाइज वो कहाँ से पैसा लेके आएगी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा होगा, इन्वेस्टर के द्वारा होगा, राइट, या स्टेक होल्डर बोलते हैं इनको, राइट, या शेयर होल्डर्स हो गए, राइट। इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे हो गए, फिर स्टेक होल्डर्स मान लो कि कितना कुछ, मान लो 10% कंपनी का है, वो स्टेक होल्डर इसके पास में है। कंपनी की टोटल इवेल्यूशन है मान लो करंट, उसका 10% स्टेक होल्डर किसी, मान लो स्टेक होल्डर ए है उसके पास में है, ठीक है। इसी तरीके से शेयर होल्डर, मान लो छोटे छोटे शेयर्स हैं कंपनी के, वो ले रखे हैं किसी ने। तो ये इस तरीके से कंपनी की फिनांसिंग होती है, राइट। तो ये फिनांसिंग जो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो होते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट, सॉरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद में बैलेंस शीट हो गई, और तीसरा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ये क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट एक तरीके से कोर फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यानी कि इसका एक तरीके से जो स्पाइन होता है, राइट। तो इसके बिना कंपनी कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये क्या करेगा, ये शो करेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मान लो एक फिनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना गेन हुआ, तो उसको भी शो करेगा, लॉस को भी शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेवेन्यूज़ हैं, यानी कि जो हम प्रॉफिट निकालेंगे मान लो, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे आएगा, जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, ये रेवेन्यूज़ इनमें से एक्सपेंसेस को घटा दिया, ठीक है, तो ये आएगा प्रॉफिट, राइट। इसके अलावा ये क्या डिस्प्ले करता है, रेवेन्यू कंपनी के रेवेन्यू को, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस की चेयर्स है उनका बिल हो गया, मान लो जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा तो उनका कैश फ्लो के रूप में ये बाहर जाएगा पैसा, तो ठीक है। तो ये जितने भी इनकम टैक्स पेड होते हैं, ठीक है, उन सबको एक कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर में शो करता है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की, ठीक है, उसको भी शो करता है ये एक अकाउंटिंग पीरियड में, राइट। अगर मैं मान लो मुझे पता करना है कि 2021 से 22 के बीच में कंपनी की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या है, तो वो हमें पता चलेगा इनकम स्टेटमेंट से, राइट। तो
जैसे रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू किससे होगा? देखो रेवेन्यू किसी भी कंपनी का कैसे होता है कि जितना भी वो गुड्स का प्रोडक्शन करती है उनकी सेल्स से, उनकी सर्विसेज से, ठीक है, रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस को घटा दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑपरेशंस है उनकी कॉस्ट, मान लो किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने में, उसको पैकेजिंग में, ठीक है, और उसको प्रोसेस करने में, राइट, तो इन सब का जो एक्सपेंसेस है वो भी इनकम स्टेटमेंट में शो करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट क्या होती है हमने पहले ही पता कर लिया है, राइट। तो ये क्या होता है कि इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का, ठीक है। ये क्या करता है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, डेब्ट और डेब्ट, इन सब को क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्लूड करता है, राइट। यानी कि इसके अंदर एसेट भी होगी, लायबिलिटीज भी होगी, इक्विटी भी होगी, डेब्ट भी होगा, यानी कि बैलेंस शीट में सब कुछ होगा। मान लो हमें किसी भी कंपनी की, मान लो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो मान लो रेटिंग देती है, मान लो, ठीक है, किसी भी कंपनी को, तो वो सब बैलेंस शीट को देख के ही करती है, राइट। इसके अलावा जो बैलेंस शीट होती है उसके बेसिस पे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स शेयर को कब बाई करना है, कब 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 उसको सेल करना है, वो सब बैलेंस शीट देख के करते हैं, राइट। ये क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन हो गए? मान लो स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हो गए या शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, ये सब यूजर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए। तो इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के लिए एक तरीके से मतलब मिरर का काम करे भी, कंपनी का रिफ्लेक्शन क्या है, कंपनी एक्चुअल में है क्या, मतलब इसकी फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, ठीक है। ये सब इसका डेटा या इसका रिकॉर्ड जो होता है वो सब बैलेंस शीट में होता है, राइट। तो ये दो दो साइड में डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टू साइड्स में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में एसेट्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? एसेट्स। और राइट साइड में क्या होता है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक तरीके से कंपनी की मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जैसे लोन हो गया या लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया, ठीक है, तो उसको अगर पे करना है तो वो एक तरीके से लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर क्या करेंगे? एसेट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं और लायबिलिटीज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर एसेट ज़्यादा है और अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद में क्या होता है कि जो एसेट और लायबिलिटीज़ है वो टू कैटेगरीज में आगे और डिवाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एसेट की कैटेगरी होगी, मान लो एक करंट और उसके बाद में नॉन करंट, राइट। ऐसे ही लायबिलिटी करंट और नॉन करंट, राइट, ताकि हमें पता चले कि करंट में जो एसेट है वो कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से हैं, बस इतना जानने के लिए, राइट। इसके अलावा जो लिक्विड अकाउंट्स होते हैं, ज़्यादा लिक्विड अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर अगर हम ये देखें जो भी लिक्विड अकाउंट होते हैं वो करंट या नॉन करंट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लिक्विड अकाउंट्स हैं, कंपनी की लिक्विडिटी है वो कैसी है, ठीक है, यानी कि कितना जल्दी कंपनी कैश को अरेंज कर सकती है, कितने कम टाइम में, ठीक है। ये सब मान लो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है कंपनी का, ये सब चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट में शो होती है, राइट। तो ये हो गया एक तरीके का फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की हेल्थ को, कंपनी की करंट सिचुएशन को, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या होता है? इसमें सिर्फ कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश। कैसे होता है? देखिए, जो जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, राइट, ठीक है, कंपनी का एक स्पेसिफिक पीरियड में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेगा, राइट। अब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे मान लो कोई हिस्टोरिकल चेंज हुआ है, मान लो कंपनी में कोई कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है, और नॉर्मली कंपनी की ट्रांजैक्शन है वो लैक्स में आती थी, राइट, लेकिन ये जो इनफ्लो है ये करोड्स में है, राइट, ये करोड्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी के पास आया, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करेगा
कि कैश का इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, और कैश का इनफ्लो ज़्यादा हुआ है मतलब कंपनी के पास जो भी मतलब लिक्विडिटी है वो बढ़ी है, और लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से कंपनी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या इन्वेस्टर्स इसमें क्या करेंगे, एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाएंगे, राइट। तो ये एक तरीके का इम्पोर्टेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे यूजर्स को, यानी कि इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैश फ्लो की, वो कैसी है, यानी कि कितना जल्दी कंपनी है वो कैश को जनरेट कर सकती है, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा देखिए, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं आगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस, देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कि कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये क्या करता है, जैसे मान लो कंपैरिजन करता है कंपनी का दो पीरियड में। जैसे मान लो लास्ट फिनेंशियल ईयर में कंपनी के पास प्रोडक्शन कितना था, राइट, किसी भी चीज़ का, किसी भी मान लो गुड्स का जो कंपनी जनरेट करती है उसका कितना प्रोडक्शन था, मान लो 3 टन था। उसके बाद में सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला मान लो 5 टन हो गया, ये प्रोडक्शन सेकंड ईयर में हुआ, राइट, ये फर्स्ट ईयर में हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कंपैरेटिवली नेक्स्ट ईयर में अगर बढ़ा है तो ये प्रॉफिट और लॉस को हमें पता चल जाता है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा है और इसके साथ साथ में इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। मान लो ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, राइट। तो कंपैरेटिवली ये प्रॉफिट भी बढ़ा है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है, दैट मीन्स क्या होगा, मतलब यूजर्स को पता चल जाएगा भी कंपनी की पोजीशन क्या है प्रॉफिट एंड लॉसेस के मामले में। तो ये कंपैरेटिव डेटा को शो करता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, राइट। इसके अलावा कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सिमिलर गुड्स हैं, ठीक है, मान लो कॉमन गुड्स है, कॉमन आइटम्स हैं, ठीक है, तो इनको परसेंटेज के फॉर्म में शो किया जाता है, राइट। इसमें क्या होता है, जब मान लो 2 कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज है, मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, राइट। कंपनी ए ऑटोमोबाइल की है और ये भी ऑटोमोबाइल की है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की दोनों मान लो कंपनीज है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, वो जैसे मान लो ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इसमें जो स्कूटर्स है ना, स्कूटर्स हुए हैं वो 20% प्रोडक्शन हुआ है, और इसमें स्कूटर्स का 30% प्रोडक्शन हुआ मान लो, राइट। तो हम इसके बेसिस पे, कॉमन साइड स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि भाई स्कूटर्स जो हैं वो ये कंपनी बी ज़्यादा बनाती है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम कोई मान लो इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टर किसकी तरफ जाएगा, ये जो 30% अगर मान लो स्पेशली इसी सेगमेंट में उसको इन्वेस्ट करना होगा तो वो इसी कंपनी की तरफ जाएगा। तो ये कॉमन साइड स्टेटमेंट इसलिए यूज़र को हेल्प करते हैं, राइट। तो ये एक तरीके का वर्टिकल एनालिसिस शो करते हैं, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस कैसे, मान लो ग्राफ तैयार करेंगे तो कंपनी ए का मान लो स्कूटर्स का प्रोडक्शन है 20%, कंपनी बी का कितना है 30%, राइट। तो इससे क्या होगा भाई, हमें पता चल जाएगा वर्टिकली भी, हाँ इतना प्रोडक्शन 10% ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे ये रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, जो बैलेंस शीट के आइटम है उनके और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसके, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में डेबिट की एंट्री, क्रेडिट की एंट्री और फाइनली क्या होगा, नेट क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, राइट। अब क्या होगा, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें भी क्या होगा, जैसे प्रॉफिट और लॉसेस इसके बारे में जानकारी होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मान लो डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट करके हम नेट जो प्रॉफिट निकालेंगे या नेट जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, राइट, प्रॉफिट और लॉसेस को, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनकम पोजीशन को शो करता है। जैसे मतलब इनकम पोजीशन मतलब क्या, इनफ्लो, और इनफ्लो कब होगा ज़्यादा, जब आउटफ्लो कम होगा, ठीक है। आउटफ्लो से इनफ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, राइट।
तो ये इनकम की पोजीशन को शो करता है कंपनी की, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है और कंपनी का ओवर द ईयर्स जो भी परफॉर्मेंस है वो शो किया जाता है, ठीक है। एक डेटा को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ऑटोमोबाइल का, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में कोई कंपनी है, मान लो वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों बनाती है, तो हमने ओनली 3 व्हीलर डेटा का मान लो ले लिया, ठीक है। और 3 व्हीलर का डेटा है, इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये 3 व्हीलर का डेटा एक बेस ईयर हमने देखा था ना, जैसे मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे बेस ईयर है उसके साथ कंपेयर किया जाता है जो रियल जीडीपी है उसका नॉमिनल जीडीपी से, यानी कि जो करंट जीडीपी है उसका जो रियल जीडीपी है, यानी कि बेस ईयर जैसे हमारा 2011-12 है, ठीक है, उस बेसिस पे हमारी जीडीपी क्या थी, ठीक है। उसके बाद में जो अभी करंट ईयर में जीडीपी क्या है, उन दोनों का हम अगर कंपैरिजन करते हैं, उसी तरीके से ट्रेंड एनालिसिस में भी हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर्स के साथ कि बेस ईयर में 3 व्हीलर का प्रोडक्शन कितना था और करंट ईयर में 3 व्हीलर का प्रोडक्शन कितना है, और फाइनली हम क्या करेंगे उसको पता कर लेंगे। ये लॉन्ग रन व्यू है, यानी कि ये 1-2 साल का नहीं है। हम यहाँ पे हम वन अकाउंटिंग ईयर या 2 अकाउंटिंग ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लंबे टाइम के लिए बात कर रहे हैं। अभी 2011 में जो है ना हमारा 3 व्हीलर का इतना प्रोडक्शन था और इसका इतना प्रॉफिट था, ठीक है, परसेंटेज में। और अभी 2023 में इसका प्रोडक्शन है जो इतना है और प्रॉफिट इतना है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो 2011 में कोई डिसीजंस लिया था, 2011 में जो मैनेजमेंट है कंपनी का, टॉप मैनेजमेंट है, उसने कोई डिसीजन लिया था भी 3 व्हीलर में ऐसे इम्प्रूव करके हम इसको प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो देखते हैं प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो डिसीजन मान लो 2023 में आके हमने एनालाइज किया, मान लो वो गलत साबित हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में पता चल जाएगा, हमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी भी हाँ ये डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट ने लिया था वो गलत था और अब हम क्या करेंगे इसको चेंज करने वाले हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी कैन चेंज द पॉलिसीज, राइट। सो द नेक्स्ट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, राइट। मान लीजिए कोई कंपनी है वो गुड्स बनाती है, राइट, गुड्स बनाती है, मान लो डिटॉल की कंपनी है और डिटॉल की कंपनी वो डिटॉल की साबुन बनाती है, सिर्फ इसी की बात करते हैं, राइट। ये शॉप बनाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लो शॉप है 100 ग्राम्स की, ठीक है, और उससे उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट है मान लो 20% प्रॉफिट मिल रहा है उसको एनुअली। अगर मान लो इस डिटॉल की शॉप को मान लो 75 ग्राम्स कर दिया और प्रॉफिट हो गया 15%, यानी कि अगर मान लो इसकी क्वांटिटी में चेंज कर दिया या इसके वेट जो है इसको चेंज करके फिर देखा कंपनी ने एक फिनेंशियल ईयर के, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया मान लो, ठीक है। तो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है, यानी कि प्रॉफिट को चेक करना भी नेक्स्ट टाइम अगर मान लो इसकी जो भी कॉस्ट है अगर उसमें कटिंग करेंगे या फिर अगर इसके वेट में कम करेंगे या फिर कोई भी फैक्टर्स है जो कॉस्ट फैक्टर है उसको कम या ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है, राइट। समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या हो, जैसे मान लो सेल प्राइस है कोई फिक्स्ड कॉस्ट पे, अगर मान लो वो प्राइस ही चेंज कर दिया, मान लो प्राइस चेंज कर दिया तो क्या होगा, जो गुड्स है वो सोल्ड हो रही है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। मान लो प्राइस हमने बढ़ा दिया इसका, डिटॉल की साबुन 100 ग्राम की मान लो 50 रुपये की आती है, उसको 60 रुपये की कर दिया, तो मान लो हमारे खरीदने वाले तो कम हो गए, लेकिन क्या होगा अगर प्रॉफिट 25% हो गया तो कंपनी को फ़ायदा होगा ना इस चीज़ का, ठीक है। बस वही शो करने के लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है। लेकिन इसमें यह है कि हम पास्ट की चीज़ों को चेक करके और फ्यूचर की चीज़ों को एज्यूम कर सकते हैं भी हाँ ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, राइट। एक आउटलाइन तैयार हो जाती है फ्यूचर की, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेने में, या जो पास्ट में हमने जो कॉस्ट जो है, ठीक है, और कॉस्ट की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, और प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज जो जनरेट किया है उसकी मैनेजमेंट की मदद करेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हमें इस कॉस्ट को इफेक्ट करने के बाद हुआ है, राइट। उसके बाद में कैश फ्लो एनालिसिस,
ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को शो करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। ठीक है, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट। थ्री पार्ट्स कौन कौन से? एक तो कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं, लाइक मान लो ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो आया, उसके बाद में जितने भी वर्कर्स हैं उनको सैलरी दी, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंपनी में, राइट। जैसे एसेट्स वगैरह, ठीक है, लेके आए, परचेज किया उनको, ठीक है, उनकी सर्विसेबिलिटी का कॉस्ट जो हो गया वो, ठीक है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तीसरा फिनांसिंग, मान लो इन्वेस्टर्स वहाँ कंपनी को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, राइट। स्टेक होल्डर्स हैं, वो पैसा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। मान लो अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो स्टेक होल्डर्स क्यों पैसा देंगे उसमें, राइट। तो एक तरीके से ये जो फिनांसिंग ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट को जो शो करने वाला एनालिसिस है ना, वो कैश फ्लो एनालिसिस होता है। अगला आता है फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस में क्या होता है कि जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है वो शो करता है कंपनी की बैलेंस शीट को, और वो बैलेंस शीट कौन कौन सी होगी? एक तो मान लो ईयर 1 की होगी, यानी कि अगर 2023 में फंड फ्लो एनालिसिस करना है कि 2022 और 2023 का एनालिसिस करेंगे, राइट। यानी कि ये 2 ईयर्स है ना, इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इस 2 ईयर्स में कंपनी के पास में कितना फंड फ्लो आया, ठीक है, और कितना उसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है, राइट, या वर्किंग कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, राइट। तो इस तरीके के सभी एस्पेक्ट्स हैं, उनको चेक करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस है एक तरीके से, राइट। तो फंड फ्लो एनालिसिस आप समझ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अगर इस तरीके का फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, क्या 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 ज़रूरत है इसकी कि भी हम इसको करें। तो सबसे पहले जो फिनेंशियल हेल्थ है, जो कंपनी है या फर्म है, उसकी फिनेंशियल हेल्थ को पता करने के लिए भी फिनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, सोल्वेंट है कि नहीं है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी, इसके पास लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि अगर कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो घाटे में तो नहीं चली जाएगी, वो दिवालिया होकर चली तो नहीं जाएगी। बस वो चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। सेकंड नंबर, एसेस करने के लिए, राइट। एसेस करने के लिए जो करंट ईयर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कंपनी की, कि कंपनी वास्तव में इतना प्रोडक्शन कर पाएगी क्या, या मेंटेन कर पाएगी क्या। मान लो कोविड आ गया और उसके वर्कर से एकदम से इफेक्ट हो गए, सारे वर्कर बीमार पड़ गए, तो क्या होगा? कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसमें जोर पड़ेगा, उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को एसेस करने के लिए ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा डेब्ट, कंपनी पे ऊपर कितना डेब्ट है, यानी कि कितनी कैपेसिटी है कंपनी की, या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हम देखते हैं ना कि मान लो अगर मान लो कंपनी 100 करोड़ की है और उसके ऊपर डेब्ट ही 50 करोड़ का है, तो कौन उसमें पैसा लगाएगा, राइट। तो उसी तरीके से ये चीज़ें चेक करी जाती है। अब क्या है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए, राइट, जैसे मतलब सोल्वेंसी एक तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करती है, राइट। तो अगर मान लो लॉन्ग टर्म में कंपनी स्टेबल रहेगी तो उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमें पता करना भी लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू क्या रहेगी या स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिए भी इसका एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा रिटर्न्स है, कितना प्रॉफिट देगी कंपनी। मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट देगी, यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा मान लो मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया, मैनेजमेंट में ये डिसीजन ले लिया कि हम तो 100 वर्कर्स हैं ना, उनकी जगह 75 वर्कर्स से काम कराएंगे, आप चाहे रहना तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, तो 100 की बजाय हम 75 वर्कर से काम कराएंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में मान लो प्रॉफिट कम हो गया कंपनी का, प्रॉफिट कितना 20% रह गया मान लो, और पिछली बार था 30%, यानी कि 10% प्रॉफिट कम हो गया। तो ये जो डिसीजन है मैनेजमेंट का, इस डिसीजन को एग्जामिन करने के लिए यूजर्स के द्वारा कि भाई हाँ, ये मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो सही था कि गलत था, बस उस चीज़ को चेक करने के लिए ये जो पास्ट के डिसीजन है उनको चेक करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, राइट।
इसके अलावा बोरोइंग कैपेसिटी, कंपनी कितना उधार ले सकती है, यानी कि इस बिजनेस में कितना दम है कि ये आगे फ्यूचर में जो मतलब डेब्ट लेके भी काम चला सकता है, डेब्ट लेके भी रन कर सकता है इसको। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद में हमें ये चीज़ें पता चलती है, कंपनी की हेल्थ, डेब्ट के बारे में, ठीक है, बोरोइंग कैपेसिटी के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, डिसीजंस जो मैनेजमेंट के होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है फ्यूचर में आने वाले मतलब जो भी चीज़ें हैं उन पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब जानने के लिए इसका क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और यही इसका उद्देश्य है, राइट। अब क्या है कि इसकी महत्ता क्या है, यानी सिग्निफिकेंस क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट की। अब देखो फिनेंशियल मैनेजर क्या होता है, फिनेंशियल मैनेजर क्या करता है, जितनी भी मैनेजरियल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, और जो कॉरपोरेट एफिशिएंसी होती है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको चेक करता है कि वो हर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करता है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिबिलिटी को चेक करता है, मान लो क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं है, कंपनी डेब्ट ले सकती है कि नहीं ले सकती, या उसको डेब्ट लिया है तो उसको चुका सकती है कि नहीं चुका सकती, ठीक है। अब क्या फिनेंशियल मैनेजर है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए डिफरेंट टाइप के टूल्स से, लाइक क्या क्या डिसीजंस उसको लेने हैं, राइट। इसके अलावा जितने भी पॉलिसीज़ है उनको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, या उस पॉलिसीज से कंपनी के रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग जो होती है, कंपनी कितना उधार ले सकती है या इसको कितनी क्रेडिट दिया जा सकता है, ये सब चेक करने के लिए जैसे किसी भी कंपनी को इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा एसेस किया जाता है। जैसे हमारा खुद का सिबिल स्कोर होता है कि उस सिबिल स्कोर के बेसिस पे हमें क्या क्या लोन मिलता है, राइट। इसके अलावा जो टेक्निक्स होती है जो इम्पोर्टेंट होती है जैसे फिनेंशियल कंट्रोल के लिए, राइट, फिनेंशियल कंट्रोल के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, ठीक है, फिनेंशियल मैनेजर को पता होती है, ठीक है, और उसका कांस्टेंट रिव्यू करते रहना चाहिए उसको, राइट। इसके अलावा जो करेक्टिव एक्शंस है वो ले सकता है वो, ठीक है, अगर मान लो अगर ज़रूरत पड़ी तो, राइट। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट जो होता है, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कंपनी के फ्यूचर गोल्स को, राइट। अगर मान लो इसके अलावा क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट इन ए जनरल भी होता है और फंक्शनल मैनेजर के रूप में भी होता है, ठीक है, और इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मान लो अगर फिनेंशियल रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है ऑप्टिमम वे में, तो ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। और कंपनी की जो सक्सेस है उसको मेज़र करने में और ऑपरेशन के मामले में कंपनी की सक्सेस को मेज़र करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टॉप मैनेजमेंट का। इसके बाद में आता है ट्रेड पेएबल्स। ये क्या होता है कि जैसे मान लो अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर कंपनी को के ऑब्लिगेशन को मीट करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश या किसी और तरीके से, तो ये ट्रेड पेएबल्स से होती है। जैसे मतलब अगर मान लो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ट्रेड पेएबल्स क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा वर्क करके और उसके बाद में कंपनी की जो जितनी भी मतलब प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, राइट। तो एक तरीके से जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसको इवेल्यूएट करने के लिए ट्रेड पेएबल काम में आते हैं, राइट। उसके बाद लेंडर्स, मान लो लॉन्ग टर्म डेब्ट देने वाले या बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, वो अगर कंपनी को पैसा देंगे लंबे टाइम के लिए, ठीक है, तो ये सोल्वेंसी और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर मान लो कोई फर्म है उसको लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट मिल गया तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो बेटर है ना, राइट। उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो जिसने भी मनी को इन्वेस्ट किया है इसमें कंपनी में वो कहलाते हैं इन्वेस्टर्स, राइट। ये कंसंट्रेट करते हैं किस पे, जितने भी प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉफिट है, मतलब कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, मान लो कंपनी को इतना प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए वो बैलेंस शीट भी चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं वो इन्वेस्टर के ऊपर भी मतलब अफेक्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए मैनेजमेंट अपने डिसीजंस उस तरीके से लेता है जिस तरीके से इन्वेस्टर सोचते हैं, राइट। इसके अलावा जो लार्ज कंपनी और स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके कई बार क्या होता है, जैसे लार्ज कंपनी होती है उनके शेयर्स को हम क्या है बाई सेल और होल्ड करने के ऊपर ही फोकस करते हैं, बाकी कंपनी की जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, क्या चल रही क्या नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, राइट। अब जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, तो लिमिटेशन में क्या है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को मॉनिटर नहीं करता है। जैसे मान लो हमने बात करी थी कि किसी फर्म जो कि डिटॉल बनाती है, डिटॉल की साबुन बनाती है, तो अगर मान लो प्राइस का चेंजेस हुआ, यानी कि ये 50 to 60 रुपीज़ हो गई या 60 to 70 रुपीज़ हो गई,
इस महंगाई से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब जितनी भी पब्लिक है उस पर, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये प्राइस लेवल चेंजेस है, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पता नहीं चलता है कि प्राइस लेवल चेंज हुए तो प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन कम हुआ है या प्रॉफिट गेन हुआ है, राइट। तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेब्ट, एसेट्स, इन सब की जानकारी होती है बस। इसके अलावा फिनेंशियल एनालिसिस में क्या होता है कि ये मिसलीडिंग भी हो सकता है कि अगर मान लो किसी कंपनी ने बैलेंस शीट तैयार करी, ठीक है, बैलेंस शीट तैयार करी और उसका मेथड हमें पता नहीं है, ठीक है, विदाउट नोइंग द मेथड, इफ़ वी आर जजिंग द बैलेंस शीट और इफ़ वी आर रिलाइंग ऑन द बैलेंस शीट, देन ये क्या होता है, देन इट मे बी मिसलीडिंग, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मान लो रिपोर्ट, ये एक तरीके की बस रिपोर्ट है, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे मान लो उसमें वर्कर्स है, वो बेचारे 12 आवर तक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल बिल्कुल उस पर मतलब उसका बिल्कुल मेंशन नहीं होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो फिनांसेज हैं, उनके कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, उनके एसेट्स है, लाइबिलिटीज, सिर्फ उन्हीं को शो करेगा। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट क्या है कंपनी का, 12 आवर डे काम करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, बहुत कम बंदों से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, राइट। अगर हजार्डस मशीनरी है तो उसके ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं ली जाती, तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल इसमें नहीं आती है, राइट। इसके अलावा करंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो पास्ट ईयर की बैलेंस शीट है तो वो तो पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को शो करेगी ना यार, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन है वो हमें नहीं पता है कंपनी की, लेकिन पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस रही इसलिए हम बोल रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, राइट। तो ये सब चीज़ें लिमिटेशंस हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, राइट। सो थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले कल का एक छोटा सा डाउट है, उसको भी कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो जो भी अकाउंट्स है ना, उसमें हमने बात करी थी एसेट्स, उसके बाद में लाइबिलिटीज, टाइप ऑफ अकाउंटिंग में, राइट। उसके बाद में रेवेन्यू, कैपिटल। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एसेट्स हैं, अब हमें क्या करना है, एसेट जो हैं वो बिजनेस के हैं, राइट। और बिजनेस के एसेट्स जो हैं, हमने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, देखो उसमें आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे तो उसमें एक 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 सबसे पहला जो डायग्राम आता है वो इसी का है। तो एसेट जो है ना वो कंपनी के हैं, ठीक है। एसेट कंपनी मान लो मशीनरी है, ठीक है, तो जो जो कंपनी का है वो क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। यानी कि जो जो कंपनी का है वो अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मान लो लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज भी क्या होता है, लाइबिलिटीज कंपनी की नहीं है, कंपनी की नहीं है मतलब जो, जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मतलब जैसे हम बात करेंगे अभी इसकी बात करेंगे, लॉसेज की बात करेंगे या एक्सपेंसेस की बात करेंगे। पहले लाइबिलिटीज़ बात करते हैं। अब लाइबिलिटीज़ में क्या है कि भाई हमें हमारी नहीं है लाइबिलिटीज़, हमारी कैसे नहीं है, देखो बिजनेस की कैसे नहीं है कि बिजनेस को तो पे करनी ना लाइबिलिटीज़। एसेट जैसे मशीनरी है वो तो कंपनी की है, लेकिन क्या होता है कि जैसे लाइबिलिटीज़ है वो बिजनेस की नहीं है, वो तो बिजनेस के ऊपर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो हमारी तो नहीं हुई ना, हमारा तो मशीनरी है वो हुई, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज़ है वो हमारी नहीं है। इसका मतलब अगर क्रेडिट होगी, अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी, अगर माइनस होगी तो। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि भाई एसेट जो कंपनी का या जो बिजनेस का है वो डेबिट होगा अगर इंक्रीज होगा तो, और क्रेडिट होगा अगर डिक्रीज होगा तो, राइट। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो नहीं है, जैसे मान लो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो बाहर से आया है ना, रेवेन्यू बाहर से आ रहा है, इसका मतलब हमारा नहीं है, वो तो बाहर से आ रहा है, इसका मतलब जो बिजनेस एंटिटी है वो क्या करेगी, इसमें क्रेडिट होगा अगर इंक्रीज होगा तो, डेबिट होगा अगर डिक्रीज होगा तो। अब लॉसेज की बात करते हैं। मान लो लॉसेज या एक्सपेंसेज में क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमारा है ना, हमें पे करना है। और जो चीज़ हमें पे करनी है, मान लो एक्सपेंसेज जो हमारे, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर डेबिट होगा अगर इंक्रीज होगा तो, और क्रेडिट होगा अगर डिक्रीज होगा तो, राइट। तो ये उस चार्ट में जाके एक बार कंपेयर कर लेना, ठीक है। आई थिंक
मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट आगे मैं विद डायग्राम आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।